हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा शुरू किए गए बिहार दरोगा का जो होमवर्क सीरीज है उसका डे 10 का प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे, जो 7 फरवरी 2025 को डिस्कस कराया गया था। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में भारत जापान 2+2 वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो हाल ही में भारत और जापान के बीच में 2+2 वार्ता जो किया गया है यह दिल्ली में किया गया है, हैदराबाद हाउस में, याद रखेंगे। और 2+2 वार्ता का मतलब होता है दोनों देशों के 2 ऑफिशियल्स लोग शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, भारत की पहली 2+2 वार्ता किस देश के साथ की गई थी? तो भारत की पहली जो 2+2 वार्ता की गई थी यह अमेरिका के साथ की गई थी 2018 में। और भारत की पहली 2+2 वार्ता कब की गई थी? तो यह 2018 में ही की गई थी। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा हीरा किस अफ्रीकी देश में पाया गया है? तो दुनिया का जो सबसे बड़ा हीरा है वह बोत्सवाना में पाया गया है। और विश्व का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश जो हो जाएगा यह बोत्सवाना ही हो जाएगा, याद रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक जो देश है यह बोत्सवाना ही है। और भारत में पन्ना की खान किस लिए प्रसिद्ध है? तो भारत में जो पन्ना की खान है मध्य प्रदेश में, यह हीरे के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन 3 देशों ने फिलिस्तीन को देश की मान्यता प्रदान की है? तो हाल ही में स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे ने फिलिस्तीन को देश की मान्यता प्रदान की है, याद रखेंगे। फिलिस्तीन को स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे के द्वारा देश की मान्यता दी गई है। अगला है, इजराइल को देश की मान्यता सबसे पहले किसने दिया था? तो इजराइल को देश की मान्यता सबसे पहले मिस्र के द्वारा दिया गया था। वहीं अगला क्वेश्चन है, अल अक्सा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो जो अल अक्सा मस्जिद है वह इजराइल में ही स्थित है। नेक्स्ट है, ZIG जिग किस देश की स्वर्ण समर्पित मुद्रा है? तो ZIG जो है यह जिम्बाब्वे की स्वर्ण समर्पित मुद्रा है। नेक्स्ट है, भारतीय रुपए के जो डिजाइन है रुपया को किसने दिया था? तो भारतीय रुपए का जो डिजाइन है रुपया यह उदय कुमार के द्वारा दिया गया है। और रुपये सिक्के का जनक किस शासक को माना जाता है? तो जो सिक्का है रुपया सिक्का, इसका जनक जो है यह शेरशाह सूरी को माना जाता है। सबसे पहले शेरशाह सूरी के द्वारा रुपए सिक्के को, 1 रुपए के सिक्के को चलाया गया था। भारत में मुद्रा का संचालन किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो भारत में मुद्रा का जो संचालन है यह RBI के द्वारा किया जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, 21वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 21वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है यह लाओस में किया गया है। और आसियान की स्थापना कब की गई और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखेंगे, आसियान की जो स्थापना की गई थी 1967 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है यह जकार्ता इंडोनेशिया में है। साथ ही याद रखेंगे, आसियान का जो फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस होता है, याद रखेंगे। आसियान का फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन हो जाएगा। और आसियान में कुल कितने सदस्यों की संख्या है? तो आसियान में टोटल 11 सदस्य शामिल है। नेक्स्ट है, 50वीं G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो जो 50वीं G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया यह इटली के अपुलिया में किया गया था, याद रखेंगे। इटली के अपुलिया में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, 50वीं G7 शिखर सम्मेलन में भारत से किसने भाग लिया था? तो 50वीं G7 शिखर सम्मेलन जो हुआ है उसमें नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। और G7 की स्थापना कब की गई थी? तो G7 की स्थापना जो है 1975 में की गई थी, याद रखेंगे। G7 की स्थापना 1975 में की गई थी। नेक्स्ट है, विश्व जल शिखर सम्मेलन का आयोजन 2024 में कहाँ किया गया है? तो विश्व जल शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है 2024 में यह इंडोनेशिया के बाली में किया गया है, याद रखेंगे। इंडोनेशिया के बाली में
विश्व जल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अगला है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है यह 22 मार्च को मनाया जाता है। साथ ही याद रखेंगे जो छाता परियोजना है, तो छाता परियोजना यह उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है। याद रखेंगे छाता परियोजना उड़ीसा सरकार के द्वारा चलाया गया है। नेक्स्ट है पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है यह नई दिल्ली में किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन 2024 में कहाँ आयोजित किया गया था। जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन है 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। और साथ ही याद रखेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसका स्थापना 2015 में किया गया और इसका जो मुख्यालय है वह गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट है दुनिया का पहला तैरता शहर कौन सा घोषित किया गया है और इसकी अवस्थिति किस देश में है। तो दुनिया का पहला तैरता हुआ जो शहर है वह बुसान हो जाएगा जो दक्षिण कोरिया में स्थित है। याद रखेंगे बुसान शहर जो है दक्षिण कोरिया का यह दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है किस देश ने अपने राष्ट्रीय चार्टर्ड में गर्भपात के अधिकार को शामिल करने की मंजूरी प्रदान की है। तो यह किया गया है फ्रांस के द्वारा। फ्रांस ने अपने राष्ट्रीय चार्टर में गर्भपात के अधिकार को शामिल करने के लिए मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है भारत की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। तो भारत की अर्थव्यवस्था में जो सर्वाधिक योगदान रहा है वह सेवा क्षेत्र यानी तृतीय क्षेत्र का रहा है। तृतीय क्षेत्र में बैंकिंग, जीवन बीमा ये सभी शामिल होते हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट टाइगर को कब और कहां से लॉन्च किया गया था। जो प्रोजेक्ट टाइगर है यह 1973 में लॉन्च किया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। याद रखेंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था। और फिर सबसे पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को ही पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था 1973 में ही। नेक्स्ट है वसुमित्र और नागार्जुन किस शासक के दरबार के विद्यमान थे। तो वसुमित्र और जो नागार्जुन थे यह कनिष्क के दरबार में रहते थे। याद रखेंगे वसुमित्र और नागार्जुन कनिष्क के दरबार में रहते थे। और जो कनिष्क था यह कुषाण वंश का सबसे महान शासक था। नेक्स्ट है लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलन में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में किसे बुलाया गया था। तो लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलन में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर BR अम्बेडकर को बुलाया गया था। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का जो संकल्प है यह संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। याद रखेंगे उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का जो संकल्प है यह राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था। तो आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए जो सम्मेलन आयोजित किया गया था यह ईरान के रामसर शहर में किया गया था 1971 में। और भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ था। याद रखेंगे। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में गिरने वाली कौन सी नदियां एस्चुरी का निर्माण करती है। तो प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में गिरने वाली दो नदी है नर्मदा और ताप्ती। यह एस्चुरी का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट है प्रकाशिक वस्तु जो है ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो जो ऑप्टिकल फाइबर होता है यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। याद रखेंगे ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। नेक्स्ट है 1916 में कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो 1916 में जो कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी यह लखनऊ में अंबिकाचरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। याद रखेंगे 1916 में कांग्रेस की जो अध्यक्षता है यह अंबिकाचरण मजूमदार के द्वारा लखनऊ में की गई थी और इसमें नरम दल और गरम दल दोनों फिर से एक हो गए थे।
नेक्स्ट है, भारत में वित्तीय आपात को अब तक कितनी बार लागू किया गया है? तो भारत में वित्तीय आपात को अभी तक एक बार भी नहीं लगाया गया है, याद रखेंगे। और जो वित्तीय आपात है यह आर्टिकल 360 में दिया गया है। नेक्स्ट है, डॉल्फिन नोज का संबंध किस बंदरगाह से है? तो डॉल्फिन नोज का जो संबंध है यह विशाखापट्टनम बंदरगाह से है। नेक्स्ट है, समान नागरिक संहिता हाल ही में किस राज्य में लागू किया गया और इसका उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो जो समान नागरिक संहिता है यह हाल ही में उत्तराखंड में लागू किया गया है और इसका उल्लेख जो है भाग 4 में किया गया है, आर्टिकल 44 में, याद रखेंगे। और जो समान नागरिक संहिता है यह पूर्ण रूप से पहली बार उत्तराखंड सरकार के द्वारा लगाया गया है। अगर सिर्फ पूर्ण रूप न पूछ के सिर्फ पूछा जाए कि समान नागरिक संहिता सबसे पहले किस राज्य ने लगाया, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वह गोवा हो जाएगा। नेक्स्ट है, 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर के रूप में भर्तृहरि महताब को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, प्रति 5 वर्षों पर लोकसभा चुनाव की घोषणा कौन करता है? तो प्रत्येक 5 वर्षों पे लोकसभा चुनाव की जो घोषणा होती है यह चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है और चुनाव आयोग का जो वर्णन है आर्टिकल 324 में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कोयला उत्पादन के क्रम में शीर्ष 3 राज्य कौन से हो जाएंगे? तो कोयला उत्पादन में सबसे ऊपर है छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा है और फिर झारखंड हो जाएगा, याद रखेंगे। कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर झारखंड हो जाएंगे। नेक्स्ट है, 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत कितनी भाषाओं को संविधान में मान्यता दी गई? तो 92वां संविधान संशोधन 2003 के अकॉर्डिंग है 4 भाषाओं को संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था, इसके द्वारा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन जो है इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था, यानी पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है, WTO विश्व व्यापार संगठन किस संस्था का प्रतिस्थापित रूप है? तो WTO जो है यह गैट का प्रतिस्थापित रूप है। जो गैट है इसके जगह पे 1995 में WTO का स्थापना हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। अगला क्वेश्चन है, 22 अक्टूबर 1764 को हुए बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो 22 अक्टूबर 1764 को जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व है हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में संसदीय व्यवस्था को कहां से अपनाया गया था? तो भारत के संविधान में जो संसदीय व्यवस्था है यह ब्रिटेन से अपनाया गया था। साथ ही याद रखेंगे जो मौलिक अधिकार है वह अमेरिका से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य को रूस से लिया गया है, संघात्मक व्यवस्था जो होता है वह कनाडा से लिया गया है और जो प्रस्तावना का विचार है यह प्रस्तावना आयरलैंड से लिया गया है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, बैलाडिला की खान किस राज्य में अवस्थित है? तो जो बैलाडिला की खान है यह छत्तीसगढ़ में अवस्थित है, याद रखेंगे, और ये लोहे की खान है। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के किस भाग में उल्लिखित किया गया है? तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है यह भाग 4 में वर्णित है, जिसे हम लोग DPSP भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्डेमम पहाड़ी किस प्रायद्वीपीय पहाड़ी का भाग है? तो कार्डेमम पहाड़ी है जिसे हम लोग इलायची की पहाड़ी भी बोलते हैं, यह मुख्य रूप से केरला में पाई जाती है और यह पश्चिमी घाट का भाग है। साथ ही याद रखेंगे कि भारत में सबसे ज़्यादा इलायची का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी का
एकमात्र तत्व जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है वह हाइड्रोजन होता है। याद रखेंगे, आवर्त सारणी का एकमात्र एलिमेंट हाइड्रोजन होता है जिसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है उजाला योजना बिहार के किस जिले से शुरू की गई थी? तो जो उजाला योजना है यह बिहार के आरा जिले से शुरू की गई थी। याद रखेंगे, उजाला योजना का शुरुआत आरा से किया गया था। नेक्स्ट है कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो यह हो जाएगी गोदावरी। जो गोदावरी नदी है यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी जो लंबाई है 1465 किलोमीटर है। साथ ही याद रखेंगे भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह गंगा नदी हो जाएगी। गंगा नदी की जो लंबाई है वह 2525 किलोमीटर है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। लिखा हुआ है पहला में झीलें स्थिर जल का संचय होती है, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। झीलें चारों ओर थल से अवरुद्ध होती है, यह भी सही है, चारों ओर वह स्थल से घिरी रहती है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है, यह भी स्टेटमेंट सही है। कैस्पियन सागर जो है यह विश्व की सबसे बड़ी झील है। और चिल्का झील जो है यह भारत की सबसे बड़ी झील है, यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील हो जाएगा। अगर नमक झील की बात करें तो भी चिल्का झील ही हो जाएगा। तो ऑल जो है पूरा हमारा सही स्टेटमेंट दिया हुआ है। नेक्स्ट है निम्न नदियों को पश्चिम से पूरब के क्रम में सजाएं और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो ऑप्शन में दिया हुआ है बागमती, गंडक, घाघरा और राप्ती। तो जो सबसे पश्चिम में है, सबसे पश्चिम में घाघरा हो जाएगा, फिर उसके बाद उससे पूरब में राप्ती, फिर उससे पूरब में गंडक और सबसे पूरब में बागमती हो जाएगी। याद रखेंगे। नेक्स्ट है साथ ही याद रखेंगे कि एक कोसी नदी भी है। तो कोसी नदी जो है यह कटिहार के कुर्सेला में गंगा नदी में आके मिलती है। अगला क्वेश्चन है नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकतर प्रायद्वीपीय नदी पूरब की ओर बहती है, ऐसा क्यों है? क्योंकि यह बिंद और सतपुरा पहाड़ी के बीच में बहती है, यानी यह बिंद और सतपुरा पहाड़ी के को अलग करती है नर्मदा नदी। याद रखेंगे नर्मदा नदी जो है यह बिंद और सतपुरा को अलग करती है और यह एक रिफ्ट घाटी है, रिफ्ट वैली से बहती हुई है। ऑप्शन बी भी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है मध्य भारत के बाद धरातल का ढलान पश्चिम की ओर हो जाता है, यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो पहला स्टेटमेंट जो सही है हमारा, यह बिंद और सतपुरा के बीच बहती है और यह एक रिफ्ट घाटी है। अगला क्वेश्चन है अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों का संगम निम्न में से किस स्थान पे है? तो जो अलकनंदा और भागीरथी नदियों का जो संगम है वह उत्तराखंड में स्थित है और अलकनंदा और भागीरथी के मिलान बिंदु को हम लोग देवप्रयाग बोलते हैं और देवप्रयाग से ही दोनों नदियों के मिलने के बाद इसका नाम जो है गंगा पड़ जाता है। और गंगा जो है सबसे पहले समतलीय भाग में हरिद्वार में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है कौन सी नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो जो जमुना नदी है यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और जो जमुना निकलती है यह जमुनोत्री से निकलती है। याद रखेंगे जमुना जमुनोत्री से निकलती है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कूट दिया हुआ है, इसमें नदी और उद्गम स्थल दिया हुआ है। पहले दिया हुआ है ब्रह्मपुत्र, तो ब्रह्मपुत्र जो निकलती है यह निकलती है चिमयुनडुंग से निकलती है। याद रखेंगे ब्रह्म जो निकलती है यह चिमयुनडुंग से निकलती है। जो सिंधु नदी है यह बोखरचू झील के पास से निकलती है, यानी बोखरचू से निकलती है सिंधु। और अलकनंदा नदी जो है यह संतोपत हिमानी उत्तराखंड से निकलती है। याद रखेंगे अलकनंदा जो है यह संतोपत हिमानी से निकलती है। और जो भागीरथी है तो भागीरथी मुख्य रूप से गौमुख से निकलती है। नेक्स्ट है इसमें भी मिलान करना है, नदी और सहायक नदियों के बारे में दिया हुआ है। तो गंगा नदी जो है गंगा की सहायक नदी हो जाएगी वह हो जाएगी बागमती नदी। याद रखेंगे गंगा की सहायक नदी बागमती। जमुना भी गंगा की ही सहायक नदी है। वैसे ही गोदावरी की सहायक नदी पेन गंगा हो जाएगी और जमुना की सहायक नदी धानसन नदी हो जाएगी और कृष्णा की सहायक नदी भीमा हो जाएगी।
जैसे तुंगभद्रा है तो तुंगभद्रा भी कृष्णा की सहायक नदी है। तो ऑप्शन में भीमा है तो भीमा हो जाएगा कृष्णा की सहायक नदी। नेक्स्ट है सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियां इनमें से किसी एक नदी में मिलती है जो सीधे सिंधु नदी से मिलती है। वह नदी कौन सी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है? तो ये जो चिनाब नदी हो जाएगी जो सीधे सिंधु से जाके मिलती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सी नदियां पूर्वी घाट से निकलती है? तो पूर्वी घाट से जो निकलती है वह है नागावली और वंशधारा। याद रखेंगे नागावली और वंशधारा जो है यह पूर्वी घाट से निकलने वाली नदियां है। नेक्स्ट है जमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूरब की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पश्चिम से पूरब की ओर बात करते हैं तो जमुना की ये जो सभी नदियों के नाम दिए हुए हैं यह जमुना की सहायक नदी है। और सबसे जो हो जाएगा पश्चिम में हो जाएगा, सबसे पश्चिम में चंबल हो जाएगा, फिर उसके बाद सिंधु नदी हो जाएगा, फिर उसके बाद बेतवा हो जाएगा, फिर उसके बाद केन नदी हो जाएगा। तो हमारा जो कूट हो जाएगा वह 4, 3, 1, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। तो यह गलत दिया हुआ है तीस्ता नदी के उद्गम के बारे में, क्योंकि ब्रह्मपुत्र और तीस्ता जो है अलग अलग जगह से निकलती है, लेकिन यह सही है कि तीस्ता नदी जो है यह सिक्किम में होकर बहती है। अगला है रंगीत नदी जो है, इसको रिंगित नदी भी बोलते हैं, की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो रंगीत नदी है इसकी उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता में जाके मिल जाती है। नेक्स्ट है तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि तीस्ता नदी जो है यह सिक्किम से बहती हुई पश्चिम बंगाल से होके तब बंगाल की खाड़ी बांग्लादेश की तरफ प्रवेश करती है। नेक्स्ट है हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन 2 श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला के बीच में 2 पर्वत श्रेणी लद्दाख और जांस्कर हो जाएगी। लद्दाख और जांस्कर के बीच में सिंधु नदी बहती है। याद रखेंगे जो सिंधु नदी बहती है यह लद्दाख और जांस्कर के बीच में बहती है। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा यह कथन सत्य है? देखते हैं भारत में सिंधु नदी बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य में बहती है। जो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। भारत में जो सिंधु नदी है यह पंजाब में बहती है। नेक्स्ट है चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चेनाब जो है यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो हमारा ऑप्शन सिर्फ 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है सिंधु की विभिन्न सहायक नदियों एवं उनके उद्गम स्थलों के बीच संबंध नीचे दी गई सूची को आपस में मिलाना है। तो नदी का उद्गम दिया हुआ है और स्रोत दिया हुआ है। तो जो झेलम नदी है, झेलम नदी का जो उद्गम स्रोत है वह वेरीनाग झरना हो जाएगा। याद रखेंगे रावी का जो उद्गम हो जाएगा वह रोहतांग दर्रे के पश्चिम से हो जाएगा, और जो ब्यास का हो जाएगा वह ब्यास कुंड से निकलती है, और जो सतलुज नदी है यह राक्षसताल झील यानी राक्षसताल झील से निकलती है। याद रखेंगे झेलम नदी वेरीनाग झील से, वेरीनाग झरना से, रावी जो है रोहतांग दर्रे के पश्चिम से, ब्यास नदी ब्यास कुंड से, और सतलुज नदी जो है यह राक्षसताल झील से निकलती है। नेक्स्ट है सिंधु नदी तंत्र में शामिल नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर देखेंगे सबसे उत्तर यानी ऊपरी तरफ है यह झेलम हो जाएगी, फिर उससे नीचे हो जाएगा चिनाब है, उसके नीचे रावी है, फिर उसके नीचे ब्यास है, और जो सबसे नीचे यानी दक्षिण में जो है वह सतलुज हो जाएगी। याद रखेंगे सिंधु नदी प्रणाली में जो सबसे ऊपर है उत्तर की तरफ वह झेलम है, उसके नीचे चिनाब, फिर रावी, फिर ब्यास और फिर सतलुज ऐसे दिया हुआ है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए।
सोन नदी गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो जमुना नदी है वह गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है महानंदा गंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो गंगा में बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो महानंदा नदी है यह महत्वपूर्ण सहायक नदी है गंगा की, जो गंगा के बाएं तट से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय नदियों एवं उनके स्थलों के संबंध में सूची का मिलान करना है। जो ताप्ती नदी है यह सतपुरा पर्वत से निकलती है। उसके बाद जो गोदावरी है यह त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। कृष्णा जो है यह महाबलेश्वर से निकलती है, याद रखेंगे कृष्णा जो है महाबलेश्वर से निकलती है। और जो कावेरी नदी है यह ब्रह्मगिरी पहाड़ी श्रृंखला से निकलती है। ताप्ती नदी जो है सतपुरा पर्वत श्रृंखला से निकलती है। गोदावरी त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है और कावेरी जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ी श्रृंखला से निकलती है। अगला क्वेश्चन है अमरकंटक से निकलने वाली 3 नदियां जो 3 दिशाओं में बहती है। तो अमरकंटक से 3 नदी निकलती है, वह हो जाएगी नर्मदा, सोन और महानदी। याद रखेंगे अमरकंटक से 3 नदियां निकलती है। एक नर्मदा निकलती है जो पश्चिम की ओर बहती है। उसके बाद सोन नदी निकलती है जो उत्तर की तरफ बहती है। फिर उसके बाद महानदी निकलती है जो पूरब की तरफ बहती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा 1857 की क्रांति का राजनीतिक कारण था। तो स्टेटमेंट देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी का राज्य हड़प नीति यह 1857 का राजनीतिक कारण हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा अपनाए गए सहायक संधि जो है यह भी बहुत हद तक कारगर रहा था। और अंग्रेजों के द्वारा हिंदू राजाओं के दत्तक पुत्र लेने के अधिकार को समाप्त करना यह भी शामिल था। तो उपयुक्त सभी यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह सभी कारण जो है 1857 की क्रांति का राजनीतिक कारण था। नेक्स्ट है कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन से संबंधित है। तो यह हो जाएगा पील आयोग। जो पील आयोग है यह 1857 का विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1857 की क्रांति की जो शुरुआत है एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी। यह स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। अगला है कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया था। यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दोनों हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में 1857 की पुरानी राइफल के स्थान पर जिस नई राइफल का प्रयोग करने का निर्णय किया गया उसका नाम क्या था। तो 1857 में पुरानी राइफल के स्थान पर जिस नई राइफल का प्रयोग करने का निर्णय किया गया उसका नाम एनफील्ड राइफल था। याद रखेंगे 1857 में एनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी। तो 1857 के विद्रोह में दिल्ली विद्रोह के दमन करने के लिए निकलसन गए हुए थे। तो निकलसन जो थे ये सैन्य अधिकारी थे, इनकी वहां पे मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है 1857 का विद्रोह शुरू होने पर बेगम हजरत महल ने अवध का नवाब किसे घोषित किया था। तो 1857 का विद्रोह जब शुरू हुआ था तो बेगम हजरत महल जो अवध की लखनऊ की नवाब थी, इन्होंने अवध का नवाब बिरजिस कादिर को घोषित किया था। याद रखेंगे 1857 के विद्रोह के समय पर बेगम हजरत महल ने अवध का नवाब जो है बिरजिस कादिर को घोषित किया था। नेक्स्ट है कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो कानपुर में 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व किया गया था यह नाना साहब के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे। नेक्स्ट है तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन जो है आरसी मजुमदार का था। याद रखेंगे आरसी मजुमदार के द्वारा बोला गया था कि प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही
स्वतंत्रता संग्राम था। नेक्स्ट है 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। तो 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम में वीरांगना थी महारानी लक्ष्मीबाई, इनका जो जन्म स्थल है वह आ जाएगा बनारस। याद रखेंगे, बनारस के गोलधर में। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। याद रखेंगे, लॉर्ड कैनिंग जो हो जाएगा 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट है किसके द्वारा 1859 में रिलीफ ऑफ लखनऊ जो चित्र है, रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र को बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी जेम्स वार्कर के द्वारा। रिलीफ ऑफ लखनऊ जो बनाई गई थी जेम्स वार्कर के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो 1857 के विद्रोह के समय में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय जो है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा बनाया गया था। और 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो यह मिर्जा गालिब थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह को देखा था। याद रखेंगे, मिर्जा गालिब के द्वारा 1857 के विद्रोह को देखा गया था। नेक्स्ट है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा 1858 में की थी। अगला क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था? तो 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 में, इसके द्वारा जो 12वीं अनुसूची है नगर पालिका से संबंधित, इसको भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। वहीं जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा 11वीं अनुसूची को जो पंचायती राज से संबंधित है उसे भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है संविधान की 10वीं अनुसूची में उल्लिखित मामलों के अलावा राज्य विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? तो संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधित कानून दिए गए हैं और उसमें उल्लिखित मामलों के अलावा राज्य विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता का जो निर्णय करता है यह राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो भाषा जो है यह भाषा 8वीं अनुसूची में दी गई है। उसके बाद जो दल बदल के आधार पर अयोग्यता का प्रावधान है यह 10वीं अनुसूची में दी गई है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में पहली अनुसूची में दी गई है। और संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची यह चौथी अनुसूची नहीं होगा, यह 7वीं अनुसूची में दी गई है। यानी 7वीं अनुसूची में जो है राज्यों और केंद्रों के बीच में शक्ति का बंटवारा किया गया है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची दिया गया है। संघ सूची पर जो विषय कानून बनाने का अधिकार है ये केंद्र को है, और राज्य सूची पर राज्य सरकार को अधिकार दिया गया कानून बनाने का, और वहीं समवर्ती सूची पर दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। जब संविधान बना था तो उसमें टोटल 14 भाषाएं शामिल थी, फिर बाद में संशोधन करके 8 भाषाओं को जोड़ा गया है। नेक्स्ट है उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित यह राष्ट्रीय उद्यान अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है और यह बड़े कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा है। लुप्तप्राय बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए 1936 में स्थापित किया गया था और यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इस राष्ट्रीय उद्यान की पहचान करें तो यह हो जाएगा जिम कॉर्बेट हो जाएगा। याद रखेंगे उत्तराखंड के नैनीताल जिले में जो स्थित है राष्ट्रीय उद्यान उसका नाम है जिम कॉर्बेट। और यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व भी है जिसे 1973 में टाइगर रिजर्व, पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालयी उपक्षेत्र में सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो देखते हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो हो जाएगा यह हो जाएगा उत्तराखंड में। यहाँ पे पूर्वी हिमालय के बारे में पूछा गया है तो इसमें पूर्वी हिमालय में हो जाएगा नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो पूर्वी हिमालय का जो सबसे बड़ा हो जाएगा क्षेत्र, उप क्षेत्र, यह नामदफा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है।
उसके बाद जो केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, यह तैरता हुआ है राष्ट्रीय उद्यान और यह मणिपुर में लोकटक झील में है। अगला है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है यह कर्नाटक में स्थित है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय उप क्षेत्र में सबसे बड़ा क्षेत्र जो हो जाएगा वह नामदफा हो जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है।